मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट फाइलम है जो पोरीफेरा के बाद आता है। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि हमारा इनवर्टिब्रेट्स का जो क्लासिफिकेशन चल रहा है नॉन कोडेट्स का, उस क्लासिफिकेशन के अंदर पहला फाइलम हमने हमको प्रोटोजोआ पढ़ाया, देन पोरीफेरा पढ़ाया। उसके बाद जो नंबर आता है सिलेंट्रेटा। एक सिंपल प्रकार के से दिखने वाले प्राणी होते हैं जिनका शरीर अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। तो हम आज के वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं कि आखिर सिलेंट्रेटा कहते किसको हैं, कौन सा इस फाइलम के क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो इस फाइलम के अंदर हमें दिखाई देते हैं, इन जंतुओं के अंदर दिखाई देते हैं, इस फाइलम के अंदर आने वाले जंतुओं में। तो इसका सिलेंट्रेटा का मतलब क्या होता है पहले अपन ये जान लेते हैं। सिलेंट्रेटा यानी कि हम कहते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा किससे मिलकर के बना है, कोइलोस का मतलब होता है होलो, खोखला, और एंटीरोन का मतलब होता है आंत्र या इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये बात होगी कि अंदर से जो खोखले होते हैं, बिल्कुल खोखले जैसे पाइप होता है, एक सिंगल पाइप होता है, अंदर से खोखला होता है, और शरीर इनका डिप्लोप्लास्टिक होता है, दो जनन स्तरों से मिलकर के बना होता है। तो अंदर से खोखले जितने भी जंतु दिखाई देते हैं तो अपन को सामान्यतः सिलेंट्रेटा के अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि एक कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा आप जानते हैं, हाइड्रा बिल्कुल खोखला होता है, नलिका की तरह होता है। तो ये नाम क्यों पड़ा सिलेंट्रेटा नाम, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक लैटिन वर्ड है जिसमें कोइलोस का मतलब होता है होलो यानी खोखला, और एंटीरोन मतलब इंटेस्टाइन, अंदर जो आंत्र नहीं है, बिल्कुल एक खोखली उसकी तरह नजर आएगा ये बिल्कुल आपको। तो खोखले जंतुओं को अपन सामान्यतः क्या कह देते हैं, संघ सिलेंट्रेटा। ऐसे तो अपन इसकी बात करते हैं कि ये इसका इस तरीके से इस संघ का सिलेंट्रेटा नाम पड़ा। अब ये जो सिलेंट्रेटा नाम पड़ा है, ग्रीक वर्ड या लैटिन वर्ड हम कह सकते हैं इसको। इसके जनरल कैरेक्टर की अपन बात करेंगे कि क्या इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं, है ना। और ये देखिए कई जगह ये भी बात करते हैं, हम इसको निडेरिया भी बोल देते हैं सामान्य बोलचाल के अंदर, निडेरिया भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक तरह से काटने वाले इस तरह से डंक पाया जाता है, स्टिंग जैसे करते हैं, तो इसलिए हम इसको कह देते हैं। तो ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंट्रेटा नाम दिया। किसने, ल्यूकार्ट given the सिलेंट्रेटा नेम। सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया, इस ल्यूकार्ट नामक वैज्ञानिक ने सिलेंट्रेटा नाम दिया। और ये जो है इसमें इस जंतुओं को निडेरिया भी कहा जाता है, सामान्य बोलचाल में निडेरियंस भी बोल देते हैं इनको। सिलेंट्रेटा को दूसरा नाम है इसका, क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इनमें नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश मतलब काटने वाली, स्टिंग वाली सेल्स पाई जाती हैं। सो दीज आर आल्सो नोन एज निडेरियंस। तो हम सबसे पहले यही बात करते हैं, लिख लेते हैं कि इनको कुछ वैज्ञानिकों ने निडेरियंस भी कहा। दिस फाइलम also called Nidaria। निडेरिया या निडेरियंस भी इनको अपन कह सकते हैं, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स। नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाने के कारण, दंश कोशिकाओं के पाए जाने के कारण इस संघ को निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अपन इसके कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं हम देख लेते हैं इन जंतुओं के। क्या क्या कैरेक्टर हैं, सबसे पहले तो इनका संगठन देखते हैं कि इनका शारीरिक संगठन, शरीर कैसे होता है, इनका शरीर कैसे बना होता है। तो इनके शरीर की बात करें तो इनका शरीर बना होता है इससे, बॉडी, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर
टिश्यू लेवल, समझ गए, मतलब कि उत्तक स्तर का शरीर पाया जाता है। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है संगठन की कोटि किसको बोलते हैं? संगठन क्या होता है प्राणी का, कि सबसे पहले जैसे प्राणियों का शरीर कोशिका का बना होता है, सेल लेवल का, सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यूज बनाती हैं, टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि ये जंतु एकदम सिंपल प्रकार के, अभी इनका एवोल्यूशन चल रहा है, तो इनमें अभी अंगों का निर्माण नहीं हुआ, ऑर्गन्स नहीं बने, अंदर एक जैसे खोखला पाइप होता है उसी की तरह होते हैं, इसलिए हम इनको सिलेंडेटा भी कहते हैं। मैंने कहा ना अधिकतर जंतु खोखले होते हैं, तो खोखले होने के कारण, खोखली नलिका होने के कारण अंगों का निर्माण इनमें नहीं हुआ, तो इसलिए इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है? टिश्यू ग्रेड का शारीरिक संगठन इनका पाया जाता है। अब शरीर कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी मेड बाय 2 germ layer, ectoderm and endoderm। आगे बात समझ में? शरीर द्विस्तरीय होता है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि शरीर का निर्माण केवल 2 जनन कोशिका, 2 जनन स्तरों के द्वारा होता है, जिनको अपन एक्टोडर्म या एंडोडर्म के नाम से जानते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? डिप्लोब्लास्टिक भी कहा गया है। और क्या दिखाई देता है इसमें? और कैरेक्टर की अपन बात करें, क्या कैरेक्टर होगा इसमें? हमने इसकी बात करी। अब देखिए इसका जो बॉडी होती है डिप्लोब्लास्टिक, तो मैंने बताया है आपको, इसके अलावा इन दोनों कोशिका स्तर के बीच में मीजोग्लिया भी पाया जाता है। 2 germ layer, ectoderm, endoderm, between the ectoderm and endoderm, mesoglea layer are present। ये चीज ध्यान रखिए कि दोनों जो बाह्य स्तर है और जो अंदर का स्तर है, इनके बीच में एक परत पाई जाती है, अकोशिकीय परत होती है, अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, डेवलप कंडीशन में नहीं पाई जा रही, तो हम इसको क्या कह सकते हैं? मीजोग्लिया कह सकते हैं। और ये मीजोग्लिया ही फॉर फ्यूचर के अंदर जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मीजोडर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कह दिया हमने मीजोग्लिया। मीजोग्लिया लेयर आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो हम ये कैरेक्टर्स लेते हुए चल रहे हैं सिलेंटेटा संघ के, कि मुख्य रूप से कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो ये जंतु शो करते हैं, इसलिए हम इनको सिलेंटेटा संघ में रखते हैं। तो हमने इसके शरीर की बात की, शारीरिक संगठन कैसा है? टिश्यू लेवल का। फिर हमने बताया कि इसका शरीर 2 स्तरीय होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म से मिलकर बनता है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक भी कहा जाता है। अब इन दोनों जनन स्तरों के बीच में जो लेयर होती है उसको अपन मीजोग्लिया कहते हैं, वो अकोशिकीय होती है। इतनी बात हमने की। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, और क्या कैरेक्टर हमें इन जंतुओं के अंदर देखने को मिलते हैं? देख लेते हैं और क्या कैरेक्टर्स हमें इसके दिखाई देते हैं जंतुओं के। देखिए इसमें ये अधिकतर क्या है? वाटर में भी रहने वाले होते हैं, स्थानबद्ध, फ्री लिविंग हो सकते हैं, सेसाइल हो सकते हैं ये जंतु। कैसे? सिमेट्री की बात कर लेते हैं, चलिए इनकी सिमेट्री, सममिति कैसी होती है इनकी? सिमेट्री रेडियल। अब आप कहेंगे कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री का मतलब होता है जब किसी जंतु के बॉडी को किसी भी एक्सिस से अगर हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जंतु जो होता है अगर समान भागों में बट जाता है, उसके दोनों पार्ट्स क्या हो जाते हैं? बिल्कुल समान होते हैं, तब अपन उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है। और अगर दोनों भाग समान नहीं होते तब अपन उसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो हाइड्रा या इन जंतुओं में जो मुख्य रूप से शरीर होता है कैसा होता है? रेडियल सिमेट्रिकल होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हाइड्रा है, आपको पता है ये जंतु अंदर से खोखले हैं, ऐसे नीचे से तो बंद है, ऊपर से क्या है? खुले हैं। इस तरीके से एक छिद्र है माउथ इनका, और ये टेंटिकल्स पाए जा रहे हैं। टेंटिकल्स में दंश कोशिकाएं हैं,
है ना, इनके कारण की जो बात कर रहे हैं हम। अब ये अंदर से खोखला है, ये बाहर की लेयर आपको दिखाई दे रही है और अंदर की लेयर दिखाई दे रही है, डिप्लोब्लास्टिक बॉडी हो गई। अंदर जो कैविटी दिखाई दे रही है बिल्कुल खाली है, इस कैविटी को अपन ने बोल दिया खोखले भाग को, अपन बोल दिया खोखले पाइप को क्या बोल दिया अपन ने, सिलेंड्रॉन कैविटी। कैविटी क्या हो गई, सिलेंड्रॉन कैविटी। अब हम कह रहे हैं कि अब सिमेट्री कैसी है, रेडियल। रेडियल सिमेट्री ये कहती है कि जब जंतुओं को इस तरीके से इसके एक्सिस से काटा जा रहा है तो ये दो समान भागों में बट गया, क्योंकि अंदर अभी अंगों का निर्माण, ऑर्गन्स का निर्माण नहीं हुआ। इनका संगठन हमने अभी पढ़ा था, कैसा था इनका संगठन, टिश्यू लेवल का, ऊतक बने केवल लेकिन अंग नहीं बने, इसलिए अपन इसको बीच में से बांटते हैं। खोखला होने के कारण ये दोनों समान भागों में बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी सिमेट्री को क्या कहा जाता है, रेडियल सिमेट्री। तो चलिए, ये रेडियल सिमेट्रिकल बॉडी होती है जंतुओं की। सिमेट्री कैसी होती है, रेडियल होती है। और ये जंतु क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम एब्सेंट होती है। सिमेट्री रेडियल, सीलोम एब्सेंट, और सीलोम नहीं पाई जाती शरीर में, इसलिए कैसे होते हैं, ये एसिलोमेट होते हैं। अब हम इसकी बात कर रहे थे कि ये जंतु कहां कहां पाए जा सकते हैं। These are found in सिलेंट्रेट्स की बात करें कहां कहां मिल सकते हैं, these are found in fresh water, साफ पानी में मिल सकते हैं, मैराइन वाटर, समुद्री पानी में भी मिल सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो जंतु है इनके अंदर जो है ये इसमें मिलने के अलावा इन जंतुओं का जो हम बात करते हैं इनकी, ये मुक्त रूप से कैसे हो सकते हैं, यानी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सेसाइल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, दे में भी फ्री लिविंग यानी मुक्त जीवी, मुक्त रूप से रहने वाले, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं। सेसाइल मतलब स्थानबद्ध, एक जगह चिपके हुए, और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनी बना के रहने वाले भी हो सकते हैं। और जो सिंगल रहता है उसको क्या कहते हैं, सॉलिटरी, सॉलिटरी भी हो सकते हैं, एकल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो बात चल रही है, हम इसके हैबिटेट की बात कर रहे हैं, आवास एवं स्वभाव की। किस प्रकार का इनका स्वभाव होता है, आवास क्या है, आवास ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, पानी में, साफ पानी में भी, और मैराइन वाटर में मिल सकते हैं। दूसरा इनका जो हमने देखा कि ये मुक्त रूप से तैरने वाले भी होते हैं, एक जगह स्थान पर चिपके हुए यानी स्थानबद्ध भी होते हैं, कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं। तो ये इनके कैरेक्टर्स अपन तुलना करते हुए चल रहे हैं। और बात करें तो इसमें और क्या क्या होता है, अपने सिमेट्री बात कर ली, इसकी बात कर ली। अब इसमें इसकी शरीर के अंदर जो होते हैं टेंटिकल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इनमें, माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो भोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। माउथ सराउंडेड बाय, माउथ सराउंडेड या कवर्ड बाय टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मुख्य रूप से स्पर्शकों के द्वारा माउथ घिरा रहता है, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड, यानी भोजन को ग्रहण करने के लिए, फूड इंजेशन एंड, और किस लिए काम आते हैं, लोकोमोशन, लोकोमोशन के काम आते हैं, और किस चीज के काम आते हैं, प्रोटेक्शन के काम आते हैं, सुरक्षा के। हम ये कहना चाह रहे हैं इनके माउथ के चारों ओर टेंटिकल या स्पर्शक पाए जाते हैं, उनका कार्य क्या है, वो सुरक्षा भी करते हैं इनकी दूसरे प्राणियों से, तो इसलिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, इनके द्वारा ये भोजन भी ग्रहण करता है टेंटिकल्स के द्वारा, इसलिए डाइजेशन में या न्यूट्रिशन में भी मदद करते हैं, और साथ ही गति करने के लिए भी यानी लोकोमोशन में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो स्पर्शक के कार्य कितने हो गए, लोकोमोशन भी हो गया, और इसका कार्य क्या हो गया, टेंटिकल्स का लोकोमोशन कार्य हो गया, प्रोटेक्शन कार्य हो गया,
और फूड इंजेक्शन यानी कि न्यूट्रिशन का भी इसका कार्य हो गया। अब हम और क्या इसमें पढ़ते हैं, अपन सिलेंट्रेटा के और कार्य की वर्णन करें, हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो ये तो हमने इसके खाने पीने की बात की, डाइजेशन कैसा होता है, हैबिटेट कैसा होता है, इन बातों की चर्चा की। और क्या कह सकते हैं अपन इसको, क्या क्या और कैरेक्टर इसमें पाए जाएंगे, देखिए डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, इन जंतुओं में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉलीमॉर्फिज्म। बॉडी मेनली फाउंड इन टू फॉर्म, दो अवस्थाओं में शरीर इनका जो होता है मुख्यतः दो अवस्थाओं पाई जाती है, टू फॉर्म, पॉलिप एंड मेड्यूसा, पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इनमें बहुरूपता या पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। शरीर जब एक या एक से अधिक रूपों में मिलता है तब अपन उसको कहते हैं बहुरूपता। और जो मुख्य रूप से इसमें दो फॉर्म होती है, पॉलिप और मेडुसा। जो पॉलिप अवस्था होती है, पॉलिप अवस्था जो होती है वो कैसी होती है, बेलनाकार होती है, जबकि मेडुसा कैसी होती है, ये डिस्क शेप की अवस्था होती है। तो हम कह सकते हैं body mainly found in two form, polyp and medusa, so called polymorphism, polymorphism बहुरूपता पाई जाती है। अब हम कह सकते हैं पॉलिप जो होती है, पॉलिप का काम क्या है, पॉलिप फॉर्म आर सिलेंड्रिकल, बेलनाकार जो अवस्था होती है उसको हम पॉलिप कहते हैं, पॉलिप फॉर्म आर सिलेंड्रिकल, ठीक है। जबकि मेडुसा फॉर्म कैसी होती है, अम्ब्रेला शेप, मेडुसा फॉर्म आर डिस्क शेप, चकती की तरह, डिस्क शेप कह सकते हो और क्या कह सकते हो, अम्ब्रेला शेप, ये बात। तो इनका शरीर जो है दो रूपों में पाया जाता है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप बेलनाकार अवस्था है, जबकि डिस्क की तरह चकती के समान दिखने वाली जो अवस्था होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं मेडुसा शेप, ठीक है। तो पॉलिप और मेडुसा जो बात चल रही है हमारी, इनका क्या कार्य है। पॉलिप का कार्य देखिए, पॉलिप का कार्य एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मुकुलन के द्वारा। और मेडुसा से क्या होता है, मेडुसा अवस्था क्या करती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लिख सकते हैं रिप्रोडक्शन बाय रिप्रोडक्शन may be asexual, रिप्रोडक्शन अलैंगिक भी हो सकता है, और किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा, पॉलिप के द्वारा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल बाय बडिंग, मुकुलन के द्वारा होता है अधिकतर, और इसलिए जो ये किसके अंदर पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप अवस्था के अंदर, पॉलिप अवस्था में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में भी एसेक्सुअल बाय बडिंग यानी कि पॉलिप अवस्था, में भी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा, एसेक्सुअल तो किसके द्वारा हो रहा है, पॉलिप अवस्था के द्वारा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मेडुसा स्टेज। इसलिए इन जंतुओं में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप मेडुसा कारण का पाए जाने के कारण इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पहले एक स्टेज आएगी फिर दूसरी आएगी, पहले पॉलिप फिर मेडुसा, पॉलिप फिर मेडुसा, कुछ जंतुओं में। और कुछ में केवल पॉलिप अवस्था ही पाई जाती है, कुछ में केवल मेडुसा अवस्था ही पाई जाती है। जब क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो इनकी तीनों क्लासेस के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन सी क्लास में पॉलिप अवस्था है, कौन सी क्लास में मेडुसा स्टेज पाई जाती है।
तो यहां हम कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर फाउंड, ठीक है। इन जंतुओं में श्रम विभाजन पाया जाता है, कार्यों का बंटवारा, उसको हम श्रम विभाजन कहते हैं। दूसरा पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको कहते हैं। और पीढ़ी एकांतरण का मतलब क्या हो गया कि पहले एक स्टेज आएगी फिर दूसरी स्टेज आएगी, यानी पहले एसेक्सुअल फिर सेक्सुअल, देन एसेक्सुअल फिर एसेक्सुअल। एक अल्टरनेट क्रम में जब ऐसे ये पीढ़ियां चलती हैं जंतु की, तब अपन उसको पीढ़ी एकांतरण हिंदी में और इंग्लिश में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हम कह सकते हैं कि पीढ़ियां एक के बाद एक चल रही हैं। और क्या हो सकता है, हमने रिप्रोडक्शन की बात की, और इसमें जो लार्वा पाया जाता है, फ्री स्विमिंग लार्वा जो होता है उसको अपन प्लैनुलर लार्वा भी कहते हैं। पीढ़ी एकांतरण की मैंने बात की, मेटाजेनेसिस पाया जाता है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन और ये सब जो होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों प्रकार का डाइजेशन होता है। और क्या कर सकते हैं अपन इसमें, और कैरेक्टर की बात करें तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है, सभी संघों में अपन देखते आ रहे हैं कि ये श्वसन डाइजेशन यानी पाचन श्वसन उत्सर्जन कैसे करेंगे, तो वो भी जरा पढ़ लेते हैं अपन। क्या रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय बॉडी सरफेस, ठीक है। ये भी शरीर की बाह्य सतह के द्वारा होगा। इन जंतुओं के अंदर भी श्वसन ले लो, उत्सर्जन ले लो, शरीर की बाह्य सतह के द्वारा होता है। अब हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन टेक्स प्लेस बोथ टाइप, दोनों प्रकार का डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब बाह्य कोशिकीय पाचन और अंतः कोशिकीय दोनों प्रकार का पाचन इन जंतुओं में देखने को मिलता है। बाह्य कोशिका का मतलब है कि जो कोशिका के अंदर नहीं हो रहा, ठीक है, इसकी सिलेंड्रोन कैविटी में जो पाचन हो रहा है, खोखली गुहा में जो पाचन हो रहा है, उसको अपन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कोशिका के अंदर, तभी इनमें अंदर एक जो है फूड वैक्यूल, भोज्य धानी भी पाई जाती है, उसके अंदर जब पाचन होता है, या एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनमें भोजन को पचाने के लिए, उनके अंदर जब डाइजेशन होता है तब अपन इसको इंट्रा सेलुलर, तो दोनों प्रकार का इसमें देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। श्वसन उत्सर्जन हमने कहा कि उसके लिए कोई मुख्य अंग नहीं पाए जाते, जैसे सांस लेने के लिए और उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग इनकी बॉडी में भी बने ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गन्स का निर्माण नहीं हुआ। जैसा मैंने कहा ना, इनका शारीरिक संगठन कैसा होता है, ऑर्गन लेवल, उसका टिश्यू लेवल का, इसलिए ऑर्गन्स बने ही नहीं, तो अंग ही नहीं बने तो ये कार्य होंगे कैसे, इसलिए शरीर की बाह्य सतह के द्वारा इन कार्यों को किया जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर हमने सिलेंटेटा संघ क्या है, इसके प्राणियों के लक्षण क्या होते हैं, सभी कैरेक्टर्स को हमने एक पॉइंट वाइज बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस किया। थैंक यू। और अगली क्लास के अंदर जो हम आपको इसका जो सिलेंटेटा का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कौन सी क्लासेस इसमें पाई जाती है, कौन से ऑर्डर पाए जाते हैं। टिल देन थैंक यू ऑल ऑफ यू।